हाय सभी को प्यार भरा राधे राधे। आइए आज एक बार फिर से बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। आइए अब हम प्रश्नों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह कौन सा व्यवहार कर रहा है या वह किसके समान है। एक आसान भाषा में समझते हैं क्वेश्चन को कह क्या रहा है। एक बावर्ची है, खाना पकाते समय ही या खाना पकाने के दौरान ही जो उसने भोजन बनाया उसको चखता है कि वह कैसे बना है और कैसे नहीं बना है। तो यह व्यवहार क्या कहलाएगा। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यह सीखने के लिए आकलन है, या फिर बी, सीखने के रूप में आकलन है, या फिर ऑप्शन नंबर सी, आकलन और सीखना है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, सीखने का आकलन है। अब हम एक एक ऑप्शन को काटते हैं और लास्ट के उत्तरों पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो सीखने का आकलन क्या है। सीखने का आकलन ये है, जैसे हम क्लास के अंदर गए और बच्चों को पढ़ाया, हमने पढ़ाने के बाद हमने विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछा, अर्थात बच्चों ने कितना सीखा, उसको हम कहते हैं सीखने का आकलन। ठीक, या शिक्षण अधिगम सत्र की समाप्ति पर, शिक्षण अधिगम की समाप्ति पर हमने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछा और बच्चों ने जो उत्तर दिया उसको जानना कि बच्चों ने कितना सीखा। ये हो गया सीखने का आकलन। यह होता है शिक्षण अधिगम सत्र की समाप्ति पर कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा उसका आकलन करना। ठीक, लेकिन सीखने के लिए आकलन क्या होता है। सीखने के लिए आकलन वो होता है जो शिक्षण अधिगम के दौरान हो। जैसे आप क्लास के अंदर गए, बच्चों पाठ पढ़ाने के पूर्व ही बच्चों की पूर्व ज्ञान को जानना, बच्चे की ज़रूरतों को जानना, बच्चे की बुद्धि का स्तर का पता लगाना, बच्चे की जिज्ञासा को जानना कि वो पढ़ना चाह भी रहे हैं कि नहीं, उनकी रुचियों को जानना, तत्परता को जानना कि उस सीखने के प्रति तत्पर हैं भी या नहीं। ये सब कब, पाठ पढ़ाते समय ही या पाठ पढ़ाने के दौरान ही। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है, यानी बाद में नहीं चखता है, खाना पकाने के दौरान ही या खाना पकाते समय ही इस खाने को चख रहा है, यानी उस सीखने के लिए आकलन कर रहा है। शिक्षण अधिगम के दौरान ही अपने बच्चों को जानना कि हम ऐसा कौन सा, उनकी रुचियों को जान लेना, उनकी ज़रूरतों को जान लेना, उनकी बुद्धि को जान लेना, उनके जिज्ञासा को जान लेना, तब फिर पढ़ाना, यानी सिलेबस को जान लेना, उसके बाद बच्चों को पढ़ाना। ये हो गया सीखने के लिए आकलन। और सीखने का आकलन क्या होता है कि शिक्षण अधिगम समाप्ति के बाद जो हमने पढ़ाया और फिर बाद में उससे प्रश्न पूछा और फिर बच्चों ने कितना सीखा, ये हो गया सीखने का आकलन। लेकिन सीखने के लिए आकलन ये शिक्षण अधिगम के दौरान ही होता है। यानी क्वेश्चन भी वही कह रहा है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है, यानी खाना पकाने के दौरान ही चखता है कि वो कैसा बना है और कैसे नहीं। तो ये हो गया सीखने के लिए आकलन। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा और इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और बढ़िया है। ठीक है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें क्या था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, आत्मसिद्धि की प्राप्ति, या ऑप्शन नंबर बी, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, या फिर ऑप्शन नंबर सी, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति, या फिर डी ऑप्शन नंबर नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। यानी क्वेश्चन कह क्या रहा है पहले उसको आप समझिए, फिर ऑप्शन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश की सुरक्षा के लिए, और युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान ही वो कारगिल युद्ध में मारे गए। तो यह
क्या था, वो किस लिए मर गए वो। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए आत्मसिद्धि के लिए। फिर बी अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा। फिर सी अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। या फिर ऑप्शन नंबर डी नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। अब हम एक एक ऑप्शन को काटते हैं। देखिए, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा के लिए तो नहीं, ठीक है। अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति, कोई सैनिक अपने परिवार के नाम के लिए कोई नहीं मरता है। जैसे कोई सेना के जैसे सैनिक होते हैं, कोई युद्ध होता है तो बलिदान होते हैं, उनको शहीद होते हैं, अपने देश के लिए शहीद होते हैं, अपने परिवार के लिए नहीं। यहाँ पे नवीन अनुभव की प्राप्ति की कोई अनुभव के लिए कोई नहीं लड़ता है, न कोई मरता है, चलो हम भैया मरेंगे इसमें नवीन हम अनुभव प्राप्त करेंगे, नहीं। अपने देश के लिए बलिदान हो जाते हैं लड़ते लड़ते, उसको कहते हैं शहीद होना। तो इसलिए ना ऑप्शन नंबर डी ना ऑप्शन नंबर सी। अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं, अपने अपनत्व, अब कोई अपने जैसे रिश्तेदारों के लिए थोड़ी ना मरता है, वो अपने देश के लिए ख़त्म हुए थे, अपने देश के लिए शहीद हुए थे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए, अपने देश को बचाने के दौरान, तो इसलिए अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकता की नहीं। ऑप्शन नंबर ए आत्मसिद्धि की प्राप्ति के लिए। मैस्लो का सिद्धांत जो है, जो लास्ट उनका सिद्धांत हो यही है, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत या फिर आत्मबोध का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं आत्मसिद्धि की प्राप्ति करना। और यही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी हम और व्याख्या कर सकते हैं। वैसे हमने मैस्लो का पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत हम वीडियोस पे बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर संवेदी परक चरण, या फिर ऑप्शन नंबर डी पूर्व संक्रियात्मक चरण। हम एक एक ऑप्शन को काटते चलते हैं, ठीक है। सीटेट का जब भी आप प्रश्न हल किया करें एक एक ऑप्शन को काटिए और लास्ट में उत्तरों पर पहुंचिए। तो पहला है ए मूर्त संक्रियात्मक चरण। हमने कल बहुत अच्छे से व्याख्या किया था कि मूर्त संक्रियात्मक चरण में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, कौन कौन से विशेषताएं पाए जाते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र होती है 7 से 11, ठीक है। और इसमें बच्चे के अंदर विलोम्यता पाई जाती है, संरक्षण पाया जाता है, क्रम परिपक्वता पाई जाती है, गणितीय संक्रियता को जानने लगते हैं, श्रृंखला होती है, और ये वर्गीकरण करने लगते हैं, अंतर करने लगते हैं और तर्कपूर्ण चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। विकास नहीं हो जाता, प्रारंभ कर देते हैं, तर्क चिंतन करने लगते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह क्या रहा, वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो मूर्त संक्रियात्मक में नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अब औपचारिक संक्रियात्मक की बात करते हैं, इसकी उम्र होती है 11 से 15, इसमें और चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, वैसे हम आपको बता दे रहे हैं औपचारिक संक्रियात्मक चरण के विशेषताएँ क्या क्या हैं। इसमें बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, यानी तार्किक चिंतन करने लगते हैं, अपसारी चिंतन होने लगता है। अपसारी चिंतन का मतलब होता है सृजन करने की क्षमता हो जाती है, यानी कुछ अच्छा सोचते हैं जो औरों से बेहतर होता है, सृजनात्मक सोच पाई जाती है, ठीक है। परिकल्पनात्मक चिंतन इनके अंदर पाई जाती है, तो ये भी नहीं होगा। अब पूर्व संक्रियात्मक चरण की बात कर लेते हैं। पूर्व संक्रियात्मक चरण मतलब इनकी उम्र होती है 2 से 7 वर्ष, ठीक है, 2 से 7 वर्ष। इनकी भी विशेषताएं सुन लीजिए पूर्व संक्रियात्मक की। इनमें जीववाद होता है, बच्चे इसमें अहम केंद्रित होते हैं, अविलोम्यता पाई जाती है, संरक्षण का अभाव रहता है और गिनती वर्णमाला शुरू कर देते हैं। वस्तु स्थायित्व किसमें पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी में। इसी को बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, और इसकी उम्र होती है 0 से 2। तो वस्तु स्थायित्व किस में आता है, संवेदी परक चरण में, ठीक है। ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसी में 4 चरण हैं। कौन कौन से हैं, संवेदी पेशीय पहला चरण हो गया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था हो गया, तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक हो गया, और चौथी चरण हो गया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन क्या है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए अल्बर्ट बंडूरा, और ए जेबी वाटसन, सी जीन पियाजे, और डी एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। तो हम सीधा ऑप्शन पे चलते हैं कि सही क्या है। ये सीधा सीधा ना अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। अल्बर्ट बंडूरा का कथन हम आपको बता दे रहे हैं, वो वहीं से लिया गया है। अल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि जरूरी नहीं कि हम प्रत्यक्ष ही सीखें, हम अनुकरण द्वारा भी सीख सकते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे आप टीवी पर क्रिकेट देख रहे हो और आप जो सबसे अच्छा लगता है, जैसे सचिन हो गए, विराट हो गए, माही भाई हो गए, आप उनके खेल को देखते हैं और उन्हीं खेल को देखने में आपके अंदर भी रुचि बनती है, और जब रुचि हुई तो आपको भी खेलने की इच्छा हुई तो आप खेलने लगते हैं। यानी क्या हुआ, आप उनको सामने से देख के थोड़ी ना सीखे हैं। वही अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हम प्रत्यक्ष रूप से सीखें, अप्रत्यक्ष रूप से भी सीखकर हम उनका अनुकरण करके सीख सकते हैं। और यहाँ पर भी क्वेश्चन वही कह रहा है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए, फिल्मों में अप्रत्यक्ष रूप से टीवी पर आप देखे हैं एक हिंसात्मक व्यवहार को, यहाँ पर हिंसात्मक व्यवहार लिखा है, लेकिन आप सकारात्मक व्यवहार को, अच्छी भी चीज़ें देख सकते हो और गलत चीज़ें भी देख के आपके अंदर सीख सकते हो। आपके अंदर मतलब ये सब उपजेगा, गलत और सही। तो अल्बर्ट बंडूरा का सीधा से यहाँ पे लिया गया है कि प्रत्यक्ष रूप से ज़रूरी नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों से, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से आप सीख सकते हो। ठीक है, तो अल्बर्ट बंडूरा का ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुछ और भी बातें हम बता दे रहे हैं। इनके 4 सिद्धांत हैं, हम आपको एक उदाहरण सटीक देंगे और चारों सिद्धांत आपको समझ में आ जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। अल्बर्ट बंडूरा के 4 सिद्धांत हैं प्रमुख रूप से। पहला है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और दूसरा है अनुकरण अधिगम का सिद्धांत, और नंबर सी प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, और चौथा है आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, कथा। ठीक है, अब सुनिए, कथा कहाँ होती है, समाज में होती है, इसलिए वहाँ से हमने उठा के बैठा दिया क्या, कथा समाज में होती है, इसलिए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। उस कथा का हम अनुकरण करते हैं, इसलिए अनुकरण अधिगम का सिद्धांत। अनुकरण करने के बाद हम उस कथा का अवलोकन करते हैं या प्रेक्षणात्मक करते हैं, तो वहीं से एक सिद्धांत बना प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत। और उस अवलोकन करने के बाद हम जिसकी कथा सुनते हैं उसको हम मानने लगते हैं आदर्श, इसलिए आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत। देखिए, एक सटीक सा उदाहरण इनके चारों सिद्धांत पे बैठ गया और चारों सिद्धांत अपने आप मुँह पर हो जाएगा। कथा समाज में होती है, इसलिए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। उस कथा का हम अनुकरण करते हैं, इसलिए अनुकरण अधिगम का सिद्धांत। उस कथा का हम अवलोकन करते हैं, इसलिए प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत। जिनकी कथा सुनते हैं हम उनको आदर्श मानने लगते हैं, इसलिए आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का नंबर बी सही हो जाएगा, अल्बर्ट बंडूरा। कुछ बातें हमने इनकी प्रमुख रूप से अब बताई, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है, माने समावेशी शिक्षा किस रूप से प्रदर्शित होती है विद्यालय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। ऑप्शन नंबर सी जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। ऑप्शन नंबर डी जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो सुन लीजिए, समावेशी शिक्षा कहते हैं कि सामान्य विद्यालय में ही विशेष और सामान्य को शिक्षा दी जानी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि जैसे आप विशेष कुछ भी नहीं कर सकते हो समावेशी शिक्षा में, आप सामान्य विद्यालय में ही कुछ विशेष चीज़ें कर सकते हैं। जैसे एक क्लास में आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक बैठा है, उसको नहीं दिखाई देता, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित है, लेकिन शिक्षा कैसे दी जानी है,
उसको सामान्य विद्यालय में ही, सामान्य क्लास में ही दी जानी है। तो उसको करना क्या है, विशेष चीज़ें करनी है, जैसे उसको क्लास में आगे बैठा दो तो उसको दिखने लगेगा, ये विशेष हुआ। लेकिन ये कहाँ करना है, सामान्य क्लास में ही, अलग से कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। नहीं, समावेशी सामान्य विद्यालयों में ही प्रोत्साहित करती है, लेकिन उनको कुछ चीज़ें विशेष देकर, जो नहीं देख सकते हैं, जो आंशिक रूप से देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, केवल सीटेट में तो नकारात्मक वैसे भी काट दीजिए, लेकिन समझा दे रहे हैं, यहाँ पर बोला है केवल बालिका, नहीं सभी को, बालक बालिका दोनों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जो सभी निरयोग बच्चों को शामिल करती है, ये भी गलत है। सभी का मतलब देखो, एक होता है आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक, एक होता है पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित बालक। तो आंशिक रूप से जो होंगे उनको सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा दी जानी है, लेकिन जो पूर्ण रूप से उनके लिए बना है उनको विशेष कक्षा में दी जानी है। ठीक है, जो नहीं देख सकते उनको ब्रेल लिपि द्वारा सिखाया जाना है, तो सभी बच्चों को नहीं शामिल करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या सही है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा करवाती है, समूह परियोजनाएं करवाती है, भूमिका निर्वाह आदि, है ना। तो यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है, या सीखने के किस आयाम को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, ऑप्शन नंबर बी, मनोरंजन द्वारा अधिगम, या फिर ऑप्शन नंबर सी, भाषा निर्देशित अधिगम, या फिर ऑप्शन नंबर डी, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। अब हम एक एक ऑप्शन को काटते हैं। ठीक है, एक शिक्षक है, वो अपने क्लास के अंदर गतिविधि द्वारा पढ़ा रही हैं, कभी कभी समूह चर्चा भी कर लेती है, कभी कभी समूह परियोजनाएं, लेकिन क्वेश्चन में कहीं प्रतियोगिता संबंधित कोई ऐसी बातें नहीं की गई हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत। भाषा निर्देशित अधिगम, ऐसी कोई बात नहीं की गई, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल। मनोरंजन नहीं हो रहा है, वो गतिविधि द्वारा सिखा रही हैं, सामूहिक परियोजनाएं करवा रही हैं, समूह चर्चा करवा रही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। हाँ, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम हो रहा है, अधिगम मतलब होता है सीखना, सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सहयोग की नैतिकता, या फिर ऑप्शन नंबर बी, नैतिक तर्कड़ा, या फिर नैतिक यथार्थवाद, या फिर नैतिक दुविधा। देखिए, कोहलबर्ग ने, इनके हम कुछ 2-3 पॉइंट बता दे रहे हैं, वैसे हमने बता दिया है अगले वीडियो में। एक कहानी सुनिए लॉरेंस कोहलबर्ग का। लॉरेंस कोहलबर्ग ने हिंज नामक एक व्यक्ति से प्रेरित है, जिसकी पत्नी को एक प्रकार का कैंसर था। दूसरी बात इनमें आती है कि इन्होंने जो प्रयोग किया था वो 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर था, और यहीं पर कहीं कहीं प्रश्न में आता है कि इनकी कोहलबर्ग की आलोचना क्या है। तो कोहलबर्ग की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि उन्होंने अपने अध्ययन में महिलाओं को कोई जगह नहीं दी थी, यही सबसे बड़ी आलोचना है, और इसी को टिक करिएगा। और सुनिए, जो अब यहीं से आती है क्वेश्चन का रूप, यहीं से बना है, जो अगले जो इनके बारे में आता है कि इन्होंने कहा विकास सीधी रेखा में नहीं होता, बल्कि नैतिक दुविधा का परिणाम होता है, जो कि किसका भाग है, नैतिक तर्कड़ा का। यहाँ पे नैतिक दुविधा भी दिया, तो ये नहीं होगा, नैतिक दुविधा का परिणाम होता है, लेकिन भाग किसका है, ये नैतिक तर्कड़ा का भाग है। बच्चे नैतिक दुविधा को लगा देते हैं, नहीं, गलत है, नैतिक तर्कड़ा का भाग है। ठीक है, नैतिक तर्कड़ा का भाग है। फिर से सुन लीजिएगा, विकास सीधी रेखा में नहीं होता, बल्कि नैतिक दुविधा का परिणाम होता है, लेकिन ये किसका भाग है, नैतिक तर्कड़ा का भाग है, जो कि नैतिक तर्कड़ा का भाग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से प्रेरित है? ऑप्शन नंबर ए वैयक्तिक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी अनुभाविक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी आंतरिक रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर डी बाह्य रूप में। अब सुनिए, एक उदाहरण देते हैं। हमें सीटेट की परीक्षा देनी है और हम अपने मन से ही मुझे प्रेरित हैं, नहीं मुझे निकालना है, मुझे पास होना है सीटेट की परीक्षा। तो ये क्या हुआ? यानी हम आंतरिक रूप से अब प्रेरित हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक विद्यार्थी है, वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है और एडमिशन तो ऐसे हो नहीं जाएगा, कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसी को बोलते हैं हिंदी में प्रवेश परीक्षा, और उसी में उत्तीर्ण होना चाहता है, इसलिए वह कठिन परिश्रम करता है। तो यह क्या है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। और बाह्य क्या होता है? जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो, हम पढ़ते लिखते नहीं हैं, हम नहीं प्रेरित है, मम्मी पापा ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं, तो क्या हुआ? बाह्य रूप से अप्रेरित हुआ ना। तो ये गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? वो आंतरिक रूप से अप्रेरित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्या है? पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, या क्या कहलाता है? प्रत्यक्षण कहलाता है, या फिर समायोजन कहलाता है, या फिर समावेशन कहलाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्कीमा कहलाता है। तो स्कीमा क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्कीमा जो होता है वो बच्चे की सूचना का भंडार गृह होता है। जैसे आपके मोबाइल में भी चिप लगती है, तो चिप में ही ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट रखते हो, तो उसी को बोलते हैं स्कीमा। ऐसे ही बच्चे के अंदर भी एक दिमाग होता है, उसी के अंदर जो भी कुछ विचार और व्यवहार रखता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्कीमा। लेकिन ऐसी यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं आई, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अब सुनिए, समावेशन क्या होता है? समावेशन वो होता है जो नई जानकारी को पुरानी जानकारी में बिना अंतर किए जोड़ना। नई जानकारी को पुरानी जानकारी में बिना अंतर किए जोड़ना, तो ये हो गया समावेशन। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? संशोधित किया जाता है कोई संरचना को, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। हाँ, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सही समायोजन। पियाजे ने समायोजन के बारे में बोला है कि नई जानकारी के मिलने से अगर कोई पुरानी जानकारी गलत हो जाती है तो जानकारी को फिर से संशोधन कर देना। क्या? फिर से सुनिए, नई जानकारी के मिलने से पुरानी जानकारी के गलत हो जाने पर जानकारी को फिर से व्यवस्थित करना, या फिर जानकारी को फिर से समायोजन करना। समझ गए? इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, पियाजे समायोजन इसको कहते हैं, समायोजन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मॉडलिंग से, या फिर अनुकरण से, या फिर अपसारी चिंतन से, या फिर अपसारी चिंतन से।